Hello people, what's up? My name is Vishishta and I welcome you all to yet another session of The Hindu Analysis. आज हम करने वाले हैं पिछले 4 दिनों में क्या क्या हुआ, दैट इज 5th, 6th, 7th एंड 8th ऑफ जुलाई को क्या क्या हुआ है पूरे देश, प्रदेश और इंटरनेशनली हम देखने वाले हैं थ्रू द एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। जिनको पता नहीं है और जो इन सेशंस में पहली बार आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं हम ये बाई वीकली सेशंस करते हैं, मतलब हफ्ते में 2 बार ये सेशंस होते हैं, ट्यूसडे फ्राइडे। इसमें क्या होता है, जो फ्राइडे को सेशन होता है उसमें ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ वो आप समझते हो, एंड जो ट्यूसडे को सेशन होता है उसमें फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या हुआ वो हम डिस्कस करते हैं। इससे आपको रोज रोज सेशन भी नहीं देखना पड़ता, आपको रोज रोज खुद अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो भी आपका करंट अफेयर्स काफी अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। अच्छा, एक और चीज, एक और फायदा जो आपको होता है वो ये है कि अक्सर जब आप एंट्रेंस एग्जाम कोई भी दे रहे हो, चाहे वो लॉ एंट्रेंस हो या कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम जहां पे जीके आता है या करंट अफेयर्स आता है, एक न्यूज़पेपर जो 18-19 पेजेस का होता है उसमें सारी न्यूज रेलेवेंट नहीं होती। ये रेलेवेंट और इररेलेवेंट समझने में और इसको बाइफरकेट या अलग अलग करने में बहुत टाइम लग जाता है बच्चे को। इस सेशन में आपको, अगर आप ये सेशंस रेगुलरली अटेंड करते हो तो आपको काफी हद तक ये नॉलेज आ जाता है कि क्या रेलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या इररेलेवेंट है। जैसे कि पॉलिटिकल या कंट्रोवर्शियल न्यूज आप देखेंगे अक्सर एग्जाम में नहीं पूछी जाती, द एग्जामिनर ट्राइज टू स्टीयर क्लियर ऑफ दैट पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल न्यूज। इस टाइप की जो ठोस फैक्चुअल न्यूज होती है वो आपको एग्जाम्स में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इन सेशन से आपको उसका भी काफी अच्छे तरीके से आइडिया लग जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो है, इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, जो यूपी में हाथरस करके एक जगह है वहां पर स्टैम्पीड हुआ था, भगदड़ मच गई थी, जिसमें काफी 120 से ऊपर डेथ टैली था। जो लोग, काफी ज्यादा लोगों का ये भी बोलना था कि ये ऑफिशियल नहीं है, ये काफी कम है आंकड़ा जो बताया जा रहा है एक्चुअल से, बट फाइनली इसमें एक पीआईएल फाइल किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी फाइल हुआ है जिसमें 6 लोगों को अरेस्ट किया है पुलिस ने। बट द गॉडमैन, जो अपने आप को भोलेनाथ बुलाते थे, ही वॉज लेफ्ट आउट ऑफ द एफआईआर। तो ये एक सवाल का, चिंता का विषय बनता है कि भाई जिनके वजह से, जिनका सत्संग था, जिनका नाम नारायण साकरहारी है, ऑफिशियल सही उनका नेम अगर देखें अगर तो उनका नाम नारायण साकरहारी है, जिनके वजह से ये भगदड़ मची, जिनका एक्चुअली प्रोग्राम था, उनको ही एफआईआर से बाहर रखा गया है। यूपी पुलिस ने ऐसा किया है। उनके बजाय 6 लोगों को इंक्लूडिंग 2 विमेन, दे वर अरेस्टेड विथ दिस स्टैम्पीड जो हाथरस में हुआ था। अरेस्टेड पर्सन्स वर पार्ट ऑफ द कमिटी दैट ऑर्गेनाइज द सत्संग, जिस कमिटी ने ऑर्गेनाइज किया था, एडमिनिस्ट्रेशन जिनकी बेसिकली जिम्मेदारी थी मैनेजमेंट की, उनमें से इन 6 लोगों को अरेस्ट फाइनली किया गया है। जो खुद जिनका सत्संग था, जिसमें लोग गए थे, नारायण साकरहारी, उनको, वो अपने आप को भोले बाबा बोलते हैं, उनको बाहर रखा गया था एफआईआर से, उनका नाम मेंशन नहीं किया गया। पुलिस ऑल्सो अनाउंस्ड एक रिवॉर्ड 1 लाख रुपए का फॉर इंफॉर्मेशन ऑन देव प्रकाश मधुकर। ये फरार है, द मेन एक्यूज्ड ऑफ द इंसिडेंट। वो एक बहुत बड़े फॉलोअर थे एंड कलेक्टेड फंड्स फॉर दिस इवेंट, मतलब मेन ऑर्गेनाइजर यही थे इवेंट के, जिसमें परमिशन मुश्किल से 1000-1500 लोगों की थी, लेकिन 15,000 से भी ऊपर लोग इस जमावड़े में इकट्ठे हो गए थे। ऑब्वियस सी बात है कि भाई इतना बड़ा, जब व्यवस्था ही नहीं है 15,000 लोगों की, 1000 लोगों की व्यवस्था में अब 15,000 लोगों को ठूसोगे तो कहां से हो पाएगा, मैनेज नहीं हो पाएगा। और बहुत दर्दनाक होता है ये इस तरीके का स्टैम्पीड, खासतौर पे क्योंकि आप इमेजिन करो, आपको सांस नहीं आ रही है, आप कहीं दब कर यू लूज योर लाइफ, और कंप्लीटली अवॉइडेबल होता है सिर्फ अगर मैनेजमेंट ढंग से किया जाए तो दिस इज एक्सट्रीमली सैड। फोरेंसिक रिपोर्ट और ये सब निकाला जा रहा है, बट सीधा केस नेग्लिजेंस का बनता है। बात नहीं सुना, एकदम अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे, अवॉइडेबल एक्सीडेंट था, उसके बाद भी लापरवाही के कारण 120 से ऊपर लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें से ज्यादातर वर विमेन एंड चिल्ड्रन, क्योंकि ऑफ कोर्स आप देखेंगे इस तरीके के सत्संग वगैरह में ज्यादातर औरतें और बच्चे जाते हैं, बूढ़े लोग जाते हैं, वो लोग ज्यादा होते हैं, और कई बार वही लोग होते हैं जो बाहर भाग के निकल भी नहीं पाते, फिजिकली स्ट्रांग इनफ नहीं होते हैं वो। तो ज्यादातर डेथ इनकी हुई है इनोसेंट्स की, which was completely avoidable. 121 bodies अगर हम देखें, they were recovered.
आइडेंटिफाइड एंड हैंडेड ओवर टू द फैमिलीज, मतलब आइडेंटिफाई करके हैंड ओवर 121 बॉडीज हुई है, मतलब इससे कहीं ज्यादा डेथ टोल हो सकता है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें यूपी पुलिस एज वेल एज गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि ये पहला ऐसा होने वाला सत्संग नहीं है। इन्हीं का सेम गॉडमैन का 2022 में सत्संग हुआ था, जिसमें कोविड के टाइम पे 50 कुछ लोगों की परमिशन थी और 50,000 लोग इकट्ठे हुए थे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। इमेजिन कितना बड़ा लेवल ऑफ नेग्लिजेंस। तो और उस टाइम पे तो कोविड भी था। तो इस तरीके की एक्टिविटीज होती आ रही है। बस इस बार बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए ये हाईलाइट और न्यूज में आ गई है। बट वी होप एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और इस तरीके की चीजें आगे से नहीं होंगी। नेक्स्ट हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके थे, डिस्कस कर चुके थे, हेमंत सोरेन जो अरेस्ट हो गए थे ऑन अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, लैंड से रिलेटेड केस में। वो फाइनली बाहर आ चुके हैं। उनके ऊपर जो भी चार्जेस, जो भी आरोप थे, वो कोर्ट ने बोला है कि उनको कोई एविडेंस नहीं मिला, तो बाइज्जत उनको बरी किया गया है। फाइनली चंपाई सोरेन जो चीफ मिनिस्टर थे फॉर द टाइम बीइंग, उनसे वापस अपना पद लेते हुए हेमंत सोरेन हैज बिकम झारखंड के चीफ मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम। हेमंत सोरेन बिलोंग करते हैं, ही इज लीडर ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM पार्टी के लीडर हैं वो, एंड तीसरे बार ये वहां झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने हैं। उन्होंने ऐसा भी बोला है कि ही इज एक्चुअली करेंटली आउट ऑन बेल इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस। उन्होंने ये बोला है कि मेरे अगेंस्ट एविडेंस ना मिलने का मतलब ही ये है कि ये बहुत बड़ी एक साजिश थी मेरे अगेंस्ट जो रची गई थी मुझे फंसाने के लिए। और उन्होंने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का एग्जांपल लेते हुए बोला है कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इंडिया में चल रही है, जिसमें इनोसेंट लोग और जो भी सरकार के खिलाफ या करप्शन के खिलाफ खड़े होते हैं उनको पकड़ पकड़ के टॉर्चर किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, सो बेसिकली उनका ये भी कहना था, इस बार उन्होंने नई चीज बोली कि जो दे, मतलब ऑफ कोर्स ही इज रेफरिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे कुड नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट दैट अ ट्राइबल वाज लीडिंग द स्टेट। उनका ये कहना है कि उनसे काफी लोगों को ये बात नहीं पच पा रही थी कि एक ट्राइबल, समबडी बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल्ड ट्राइब वाज लीडिंग अ स्टेट, किसी स्टेट को लीड कर रहे थे, ऐसा उनका कहना है। ओके, बट ही हैज बिकम चीफ मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम। अच्छा, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर द इनफेमस S जयशंकर मिले थे वांग यी, और उनका ऐसा कहना था LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड पीस मस्ट बी इंश्योर्ड। जो इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके ऊपर यहाँ पे बात की। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका नाम है मिनिस्टर वांग यी, ऑन द डेडलाइंस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की मीटिंग जो हुई थी रिसेंटली, हमने पिछले बार डिस्कस भी किया था इसके बारे में। दोनों ही तरफ इंडिया और चाइना ने इस बात के ऊपर गौर करते हुए, स्ट्रेस करते हुए बोला है कि भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है बाउंड्री लाइंस की, वरना पीस मेंटेन नहीं हो पाएगा रीजन में। एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की बाउंड्री लाइन जो है, फिजिकल बाउंड्री की, हमारी कंट्री यहां खत्म होती है, तुम्हारी यहां शुरू होती है, उसकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना आपस में बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। यहां पे मिस्टर जयशंकर का क्या कहना था, हम पढ़ते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज ऑलवेज एनश्योर्ड। हमेशा ही पीस और ट्रैंक्विलिटी वहां पे मेंटेन होना चाहिए। बहुत बहुत सालों से, अब तो डेकेड्स हो चुके हैं कि चाइना हर कभी ऊपर तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करके घुस जाता है और क्लेम करने लगता है फिर कि ये टेरिटरी हमारी है। इसी बात के ऊपर चर्चा हुई थी। द टू मिनिस्टर्स अग्रीड दैट प्रोलॉन्गेशन ऑफ करंट सिचुएशन इन द बॉर्डर एरियाज इज नॉट इन द इंटरेस्ट। दोनों ने ही अग्री किया कि भैया ये जो बॉर्डर की सिचुएशन चल रही है ये ना तुम्हारे लिए अच्छी है ना हमारे लिए अच्छी है। इसी के साथ साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये भी हाईलाइट किया कि भाई एफर्ट्स जो हैं वो और ज्यादा रीडबल किए जाएं, जितने ऑलरेडी किए जा रहे हैं एफर्ट्स और बढ़ाए जाएं। किस चीज पे? टू अचीव कंप्लीट डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द रिमेनिंग एरियाज इन ईस्टर्न लद्दाख एंड रिस्टोर बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। फुल डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या था? दोनों मिनिस्टर्स ने मीटिंग, तीसरे बार उन्होंने ये मीटिंग की पिछले 12 महीनों में, एंड कंप्लीट डिसएंगेजमेंट मतलब कंप्लीटली नो वॉर,
ना हम अटैक करेंगे ना आप रिटेलिएट, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट, किसी भी फॉर्म में एंगेजमेंट बॉर्डर पे नहीं होना चाहिए, एंड रेजोल्यूशन ऑफ द मिलिट्री बॉर्डर स्टैंड ऑफ सिंस अप्रैल 2020, इसके ऊपर बात हुई है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ग्लोबल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है जिसमें दोनों ही लीडर्स ने जो अपने व्यूज, अपनी धारणाएं, अपने ओपिनियंस एक्सचेंज किए थे ग्लोबल सिचुएशन के ऊपर, और इंडिया ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है टू सपोर्ट चाइनाज प्रेसिडेंसी ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2025। चाइना चाहता है कि एससीओ की प्रेसिडेंसी 2025 में उसको मिले और इंडिया ने इस डिसीजन को सपोर्ट किया है। तो एक तरीके से फ्रेंडशिप के तरफ बढ़ते हुए दोनों कंट्रीज दिख रहे हैं काफी सालों के बाद। स्पीकिंग एट द एससीओ काउंसिल इन द ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट, मिस्टर जयशंकर ने ऐसा बोला। उन्होंने इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट रीड आउट करते हुए ऐसे बोला कि रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एज अ बेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कि हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ही ऐसी है। हम डील अपने नेबर से ऐसे करते हैं कि हम उनकी सॉवरेनिटी, उनकी स्वतंत्रता, उनका इंडिपेंडेंस और उनकी टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है कि भाई ये आपकी टेरिटरी है, उसको कोई हड़पेगा नहीं, कोई उसके ऊपर धावा नहीं बोलेगा, इसको रिस्पेक्ट करते हैं, और ये हमेशा से हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है। ओके। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अब देखिए, ये सारी की सारी जैसे पॉलिटिकल न्यूज है, दीज आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑल्दो आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं ये, लेकिन इसके बेसिस पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आते, खासतौर पे जो कंट्रोवर्शियल न्यूज होती है। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी न्यूज चल रही है, काफी टाइम से चर्चा में, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मिजोरम और नागालैंड में जो आयुष्मान हेल्थ सेंटर्स को मंदिर बुलाया जा रहा था, वो मिजोरम और नागालैंड ने मना कर दिया कि हम ये शब्द या टैग मंदिर यूज नहीं करेंगे, और उसके बाद तीसरा स्टेट मेघालय ने भी ये करने से मना किया है। मिजोरम और नागालैंड के बाद फाइनली मेघालय ने भी रिफ्यूज कर दिया है कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हम नहीं बोलेंगे उनको। अबाउट 75% ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि मेघालय में क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, तो उनके हिसाब से मंदिर इज अ वर्ड जो हिंदू धर्म में यूज किया जाता है, तो हम मंदिर के तौर पर रेफर नहीं करेंगे। वाइल मिजोरम और नागालैंड में 90% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलो करती है क्रिश्चियनिटी को, दिस बीइंग द मेन रीजन। अच्छा, इसके पीछे हिडन एजेंडा बोला जा रहा है कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं मेघालय में, उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई आयुष्मान हेल्थ या आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये जो नाम या शब्द भी यूज किया जा रहा है शुरू से बाय द गवर्नमेंट, इसके पीछे एक हिडन एजेंडा है ऑफ बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एट द सेंटर। और क्यों, वाई देन शुड अ गवर्नमेंट रन सेंटर बियर द नेम ऑफ हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप। उनका ये कहना है कि भाई हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप कोई ऐसे सेंटर का क्यों जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, कोई और न्यूट्रल नेम क्यों नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे एक अगेन छोटी सी न्यूज आई है जिसमें हाई कोर्ट ने बोला है, केरला हाई कोर्ट ने, कि इट्स हाई टाइम कि भाई तमिलनाडु गवर्नमेंट अपनी जो लिकर से रिलेटेड पॉलिसी है, लॉज है, उसको रिविजिट करें और कुछ रिफॉर्म लेकर आए। कमिंग अक्रॉस अ नंबर ऑफ PIL पिटिशन जो लोगों ने फाइल किए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सेटिंग अप ऑफ टास्मैक शॉप्स या रिक्रिएशन क्लब्स इन देयर लोकेलिटी। मदुरई बेंच जो मद्रास हाईकोर्ट की है, उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई अब टाइम आ चुका है कि अपनी लिकर पॉलिसी को रिविजिट करें गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। अच्छा, उन्होंने रेफर करते हुए बोला है रूल 8 ऑफ तमिलनाडु लिकर रिटेल वेंडिंग रूल्स को, कि वो रूल ऐसी बात करता है कि नो लिकर शॉप शैल बी एस्टैब्लिश्ड इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटीज विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स या एंड इन एनी अदर एरियाज विद इन 100 मीटर्स फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ वर्शिप या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या कोई मंदिर मस्जिद ऐसी कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है, वो उसके 50 मीटर तक और 50 मीटर्स एंड कोई भी दूसरे एरिया में 100 मीटर तक
इस तरीके की कोई भी लिकर शॉप इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। तो मान लीजिए अगर वो 51 मीटर्स पे है या 52 मीटर्स पर है, इट इज डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कि क्या वो पब्लिक हेल्थ को हार्म करेगी कि नहीं। तो अल्टीमेटली इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई ये लिकर शॉप वहां पे होनी चाहिए या नहीं। कोर्ट ने ऐसा बोला दैट ऑफ लेट, मतलब अभी हाल ही में, इट हैज कम अक्रॉस मेनी केसेस वेयर पीपल इन द लोकेलिटी अपोज्ड मूव ऑफ द अथॉरिटीज टू लोकेट दिस लिकर शॉप या लाइसेंस फॉर सेलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑब्जेक्शंस बाय पब्लिक। उनका ऐसा कहना है कि भाई 50 मीटर्स के बाद अगर कोई भी लिकर शॉप डाली जा रही है तो वो अथॉरिटीज जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, वो अलाउ कर दे रही है। ये 50 मीटर में होगा तो पब्लिक हेल्थ या पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट है, 51 या 52 मीटर्स पे होगा तो अथॉरिटीज परमिशन दे रही है, जिसका काफी ज्यादा हद तक लोग अपोज कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई इसको बनाने के पीछे, इस लॉ को बनाने के पीछे का रीजन समझो और फिर लॉ को रिविजिट करके उसकी वर्डिंग चेंज करो ताकि जो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो पाए इस लॉ को बनाने का। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहां अगेन हमारे इंडिया और यूएस ने बात की थी हाल ही में, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि भाई यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इतने टाइम से, रशिया यूक्रेन 2 साल होने को आ रहा है, बिगिनिंग ऑफ वॉर इन यूक्रेन। यूनाइटेड स्टेट्स ने तो वैसे ही बहुत ज्यादा यूक्रेन को सपोर्ट किया है, बट कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन इंडिया के साथ भी रखा है कि भाई साथ में मिलकर हम क्या कर सकते हैं रशिया को टू होल्ड बैक, जो ये यूक्रेन पे अटैक कर रहे हैं उससे। यूएस के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उनका नाम है एरिक गारसेटी, उन्होंने, या गारचेटी, आई थिंक दोनों प्रोनाउंसिएशन ही सही है। ऑन थर्सडे इंडिया एंड यूएस शेयर गोल्स, दोनों ने ये बोला है कि भाई हम साथ में, हमारा ये सोचना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है इसको और ज्यादा स्प्रेड होने से, फैलने से रोकना है और मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी वापस से लेकर आनी है। और हमको ये भी एफर्ट लेना है कि जो फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट है वो शांतिपूर्वक इस्टेब्लिश हो पाए। तो ये इंडिया और यूएस दोनों ही साथ में इस चीज पर अग्री करते हैं और उनका ये कहना है कि हम साथ में मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। Coming on to the next important news. Okay, चलो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट ऑल हैपेंड, व्हाट ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स हैपेंड ऑन 6th of July। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी न्यूज, यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। हिस्ट्री जो क्रिएट की गई थी 2022 में, ऋषि सुनक, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने थे। सिर्फ 2 साल ही वो प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन उनकी जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो पिछले 14 साल से रूल में रही है। इनको हटाकर फाइनली ऋषि सुनक ने रिजाइन किया और न्यू प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है कियर स्टार्मर, हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। और इनकी लेबर पार्टी है जो बहुत 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 बड़े मार्जिन से यहां पर जीती है। आप देख सकते हैं वोट शेयर, यहां पे नंबर ऑफ सीट्स 412 जीती है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 121, डबल से भी ज्यादा। तो इसी को लैंडस्लाइड विन कहते हैं। बट ऋषि सुनक ने जो अपनी सीट थी, रिचमंड से लड़ते थे वो, उसको रिटेन किया है, वहां पे वो जीत चुके हैं। तो ही हैज रिटेन्ड हिज सीट इन रिचमंड, फार राइट पार्टी विथ वोटर शेयर ऑफ 14%। ठीक है, यहां पे लेबर पार्टी 14 साल बाद यूके में रूल में आई है। 14 साल से कंजर्वेटिव पार्टी का ही रूल था। अच्छा, यहाँ काफी सारी डिबेट्स चल रही है कि व्हाट डज दिस मीन। एक पॉइंट ऑफ व्यू या एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो लेबर पार्टी है उनका ये मानना है, उनकी ये आइडियोलॉजी है कि जो यूके में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए व्हाट दे विल डू इज दे विल टैक्स देयर रिच, जो मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स हैं उनको, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाकर लगाएंगे ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस सॉल्व हो पाए। ऐसी माना जाता है लेबर पार्टी की आइडियोलॉजी। हालांकि बोलने को वो अभी ये बोल रहे हैं कि हम वी वोंट टैक्स आर रिच, बट उनकी आइडियोलॉजी जनरली ये रही है।
कंजर्वेटिव पार्टी ऑन द अदर हैंड ऐसा करने में बिलीव नहीं करती थी। इसलिए आप रिपोर्ट्स अगर देखें तो पिछले कुछ टाइम में यूके के बहुत सारे मिलियनेयर्स माइग्रेट कर चुके हैं, मतलब कंट्री छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उनको ये डर लग रहा है कि अब लेबर पार्टी अब रूल में आ चुकी है तो द रिच विल बी टैक्स्ड मोर। अब देखिए, जिनके ऊपर टैक्स लगाना था बढ़ाकर, वो जब जा चुके हैं कंट्री छोड़ के, या जा रहे हैं कंट्री छोड़ के, तो अब टैक्स का बर्डन कॉमन मैन पे आएगा, आम आदमी पर आएगा, ऐसा लोगों का मानना है जो लेबर पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हालांकि लेबर पार्टी चिल्ला चिल्ला के जोरों शोरों से यही बोल रही है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने का इरादा है हमारा, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, बट स्टिल लोगों का ऐसा मानना है कि दिस इज समथिंग विच माइट बी देयर इन स्टोर फॉर द फ्यूचर ऑफ यूके की सिटीजन्स। ऋषि सुनक ने भी अपने आखिरी ट्वीट में इलेक्शन रिजल्ट्स आने से पहले यही बोला था कि जब वोट दें, कोई भी डिसीजन ले तो बहुत ध्यान से ले, कहीं आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़ जाए। दिस इज व्हाट ही सेड टू द सिटीजन्स ऑफ यूके राइट बिफोर, जो इलेक्शंस में वोट देने का प्रोसेस चल रहा था उसके पहले, और उनका भी कहीं ना कहीं इशारा इसी चीज के तरफ था। नेक्स्ट, अच्छा, यहां पे तेलुगु देशम पार्टी का ये कहना है कि आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेट से भी ज्यादा कुछ की जरूरत है। द नेशनल कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस बिकमिंग आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर फॉर द फोर्थ टाइम, तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू, उनका ये कहना है कि स्टेट की इकोनॉमी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि भैया स्पेशल कैटेगरी स्टेट के भी ऊपर किसी चीज की हमको जरूरत है, तब जाके कहीं ना कहीं हम सरवाइव कर पाएंगे। वी नीड टू रीबिल्ड एंड रिकंस्ट्रक्ट ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट, इट इज फार बियॉन्ड जस्ट डिमांडिंग अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। हाल ही में जब जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच का एग्रीमेंट था वो खत्म हुआ है, एंड ये हुआ है कि आंध्र प्रदेश को अब अपना खुद का कैपिटल शुरू से बिल्ड करना पड़ेगा। हैदराबाद अब उनका कैपिटल नहीं रहा, तो यहाँ पे उनका कहना है हमको शुरू से इंस्टीट्यूशन से लेके हॉस्पिटल से लेके सब कुछ रीबिल्ड करना पड़ेगा, हमारा सब हैदराबाद में था, तो इसके लिए हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेट से ऊपर का भी कुछ स्टेटस चाहिए। हिज रिमार्क्स अज्यूम सिग्निफिकेंस इन द एनडीए गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रूल्ड आउट स्पेशल कैटेगरी स्टेट टू एनी स्टेट। उनका ये कहना है कि भाई हमको इतना बस नहीं, इससे भी ऊपर का कुछ चाहिए, इससे भी ज्यादा हेल्प चाहिए। उनका ये कहना है कि कंपेयरिंग हिज अर्लियर टेन्योर्स इन पावर, मिस्टर नायडू सेड दिस टाइम ही इज स्टार्टिंग हिज टेन्योर नॉट फ्रॉम स्क्रैच बट फ्रॉम फार बिलो। वो बोल रहे हैं जीरो से भी शुरू कर रहे होते तो समझ में आता, हम तो नेगेटिव से शुरू कर रहे हैं अब। When I first came into power, जब पहली बार उनके पास पावर आया 1995 में, बहुत सारा there was a lot of euphoria among our party cadres. We had work cut out. हमारा काम क्या करना है बाकायदा सामने दिखता था हमको। We took in the second term, जो second term उनका start हुआ, we took forward from where we had left. जहां छोड़ा था काम वहीं से आगे बढ़ाया। तीसरा टेन्योर जो आया है 2014 में, ये इतने लंबे टाइम के बाद आया है क्योंकि स्टेट ऑलरेडी बाइफरकेशन जो हिस्सा हुआ है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग अलग जो हुए थे 2014 में, उसका बहुत बड़ा एक सेटबैक सफर कर चुका है। दिस टेन्योर, इस बार जो हमारे पास पावर आई है, सबसे ज्यादा मुश्किल है इसमें काम कर पाना, क्योंकि बहुत ज्यादा पिछड़ा होकर हमको स्टेट मिला है। जीरो से भी नहीं, हमको जीरो से भी नीचे से स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है फ्रॉम द सेंटर, नॉट जस्ट स्पेशल कैटेगरी स्टेट, उससे ऊपर का भी कुछ स्टेटस चाहिए ताकि बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा हेल्प मिले हमको। ओके, अच्छा, अगेन जो अपन ने पिछले बार डिस्कस किया उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। मोदी जी अभी हाल ही में रशिया गए थे, प्योरली बायलेटरल दोनों कंट्रीज के बीच के डिस्कशन यहाँ पे हुआ था, और मोस्टली मेन टारगेट, मेन इश्यू जो चर्चा में था, दैट वाज रिलेटेड टू यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया ट्राई कर रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है इतने लंबे टाइम से, ये किसी ना किसी तरह सॉल्व हो जाए। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज,
अच्छा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक और इंडियन ओरिजिन के पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, लेबर पार्टी से ही लैंडस्लाइड विक्ट्री, जैसे लेबर पार्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। जनरल इलेक्शंस में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ओनम तुरुत, वेरी स्मॉल विलेज जो कि कोट्टयम के पास में है, हैज इरप्टेड इन सेलिब्रेशंस। क्यों? क्योंकि सोजन जोसेफ 49-year-old मैन फ्रॉम दिस विलेज, गांव के हैं वो, हु हैज बीन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट फ्रॉम एशफोर्ड, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ केंट। बहुत बड़ी बात है ये कि एक छोटे से केरला के गांव के इंसान ब्रिटिश के पार्लियामेंट में बैठे हैं आज की डेट में। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस से रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज है। इंडो रशिया वेंचर डिलीवर्ड 35,000 असॉल्ट राइफल्स टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पे इंडिया और रशिया का मिल के साथ में एक जॉइंट वेंचर था जिसमें इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, एक जॉइंट वेंचर साथ में मिलकर जो काम करते हैं उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं, बिटवीन द टू कंट्रीज 35,000 कालाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स, जो प्रोडक्शन जिसका अमेठी में हो रहा था, वो फाइनली प्रोडक्शन होके डिलीवर किया गया है टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रोस्टेक स्टेट कोऑपरेशन ऑफ रशिया ऑन एज वाज अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है, IRRPL जो जॉइंट वेंचर है इसको को-फाउंड किया था एक तो रोबोनेक्सपोर्ट रशियन साइड पे, एंड हैज कंप्लीटेड द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस AK-203 कालाश्निकोव असॉल्ट राइफल्स इन इंडिया। इसका डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन बढ़ाने के लिए ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट हैज बीन शिप्ड टू द कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन अमेठी, जैसे कि मैंने बताया यहाँ प्रोडक्शन हो रहा था, एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज आर नाउ फुल्ली इक्विप्ड। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लोकलाइज करके हमने इसका प्रोडक्शन किया है। Coming on to the next one. अच्छा, यहां पे छोटी सी न्यूज है, पहले से डिक्लेयर हो चुका था, विस्तारा एयर इंडिया का मर्जर हो रहा था, इट शुड मीट NCLT की टाइमलाइन। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, विस्तारा इज होपफुल ऑफ मीटिंग 9 month NCLT का जो ऑर्डर के हिसाब से टाइमलाइन है टू कंप्लीट इट्स मर्जर विद एयर इंडिया कंफर्टेबली। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने एक टाइमलाइन दिया था 9 महीने का। विस्तारा होप कर रहा है कि इस टाइमलाइन के अंदर ही सक्सेसफुली कंफर्टेबली मर्जर पूरा होगा, as was said by विस्तारा के CEO विनोद कन्नन टू एम्प्लॉइज इन एन ईमेल। ठीक है, NCLT ग्रांटेड, NCLT का अप्रूवल लेना पड़ता है, तो NCLT ने ग्रांट किया था अपना अप्रूवल फॉर द मर्जर अलाउइंग 9 months फॉर डिसोल्यूशन ऑफ विस्तारा। विस्तारास फ्लाइंग परमिट फ्रॉम द DGCA, ये परमिट देते हैं कोई भी एयरलाइंस को अगर ऑपरेट करना होता है तो, वो एक्सपायर होगा दिसंबर 2024 में। उसके पहले ये मर्जर सक्सेसफुली कंफर्टेबली पूरा होना चाहिए, ऐसा NCLT का कहना था। ओके, अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ईरान में फाइनली जो इलेक्शंस हुए थे उसमें रिफॉर्मिस्ट फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर पहले जो रह चुके हैं उनको एज प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। ईरान के प्रेसिडेंट कुछ टाइम पहले ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ही पास्ड अवे, ही डाइड, तो वापस प्रेसिडेंट्स की पोजीशन उनकी वाज एम्प्टी, वाज वेकेंट। उसको फिल करने के लिए फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हु कॉल्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव रिलेशंस विद द वेस्ट टू गेट ईरान आउट ऑफ आइसोलेशन विंस रन ऑफ अगेंस्ट कंजर्वेटिव सईद जलील। यहां पे उनके जो सुप्रीम लीडर है जिनका नाम है खमेनी, वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए दिखाई दिए। तो ईरान के रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट, उनका पूरा नाम है मसूद पेजेश्किन, इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज नॉट रॉन्ग, ऑन सैटरडे वन रन ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अगेंस्ट उनके कंजर्वेटिव काउंटर पार्ट जो थे जिनका नाम था सईद जलीली। ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन जीतते हुए, बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट इलेक्शंस थे ये, क्योंकि ईरान, ये मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, गाजा वॉर एंड ऑल दैट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। तो
इसमें ईरान के प्रेसिडेंट कौन चुनकर आते हैं, कौन इलेक्ट होकर आते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपका जो हमको कवर करना है वो डिफेंस से रिलेटेड है, एंड दैट इज, अच्छा यूनियन बजट जो अभी इंटरिम प्रेजेंट हुआ था फेब में, अब जो फाइनल बजट है क्योंकि सरकार बन के आ चुकी है, तो यूनियन बजट अब प्रेजेंट होगा ऑन जुलाई 23 एंड सेशन विल बी हेल्ड टिल अगस्त 12। ठीक है, जुलाई 23 को यूनियन बजट प्रेजेंट होने वाला है एंड सेशन जो चलेगा पार्लियामेंट का वो अगस्त 12 तक चलेगा। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिलेटेड टू डिफेंस। एंड दिस इज इट। डीआरडीओ ने अनवील किया है, लॉन्च किया है कंट्री का इंडिजिनियस लाइट टैंक, उसका नाम है जोरावर। अ प्रोटोटाइप, जैसे कि आप यहां पिक्चर में देख सकते हैं, प्रोटोटाइप ऑफ द कंट्रीज इंडिजिनियस लाइट टैंक जोरावर इज रेडी एंड विल सून बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव ट्रायल्स, ऐसा डीआरडीओ का कहना है। दिस टैंक अनवील्ड ऑन सैटरडे वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड लार्सन एंड टर्बो, इन दोनों ने साथ में मिलके इस टैंक को डेवलप किया है। टैंक इज करेंटली पावर्ड बाय अ कमिंस इंजन एंड डीआरडीओ हैज टेकन अप अ प्रोजेक्ट टू डेवलप अ न्यू इंजन डोमेस्टिकली। हालांकि अभी कमिंस का इंजन इसमें यूज हो रहा है, लेकिन डीआरडीओ ने बोला है जल्द ही हम इंजन भी खुद बना के इसमें लगा देंगे। इट हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द ड्रॉइंग बोर्ड विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एंड केपेबल ऑफ ऑपरेशन इन द मोस्ट चैलेंजिंग एनवायरमेंट। एक्सट्रीम वेदर, बहुत भयानक ठंडा या गर्म वेदर हो, चाहे एक्सट्रीम हाइट हो, ये सारे हाई एल्टीट्यूड हो, ये सारी चीजों में ये टैंक काम कर सकता है एंड इट्स अ लाइट टैंक। फर्स्ट प्रोटोटाइप इज रेडी आफ्टर फैक्ट्री एक्सेप्टेंस शॉर्टली। ये इसके क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, इंटरनल ट्रायल्स होंगे फील्ड एरिया में एंड फिर इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इसका नाम पूछा जा सकता है, इस टैंक का टाइप पूछा जा सकता है, किस टाइप का टैंक है, ये लाइट टैंक है, किन्होंने साथ में मिलकर डेवलप किया है, डीआरडीओ और लार्सन एंड टर्बो ने साथ में मिलकर ये टैंक डेवलप किया है। ओके, एंड कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, अच्छा हालांकि इस एड्स को बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम एक दो हेडलाइंस यहाँ पर देखें तो एक तो मोदी जी रशिया के विजिट पे जाए थे, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सीयूईटी का आंसर किया था जिसमें काफी सारी चीजें गलत निकली हैं, तो अगेंस्ट स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट लॉ इन इंडिया, ये एडिटोरियल में बात हुई है कि क्लाइमेट लॉ में चेंज की जरूरत है इंडिया में। एंड T20 में इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच हुआ था। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर न्यूज ऐसी ही हैं जो कंट्रोवर्शियल, जो पॉलिटिकल हैं और जिसके ऊपर जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन आने के कम चांसेस हैं। सो जो हमने न्यूज डिस्कस की है उनको अगर बेसिकली आप इस वीडियो को दोबारा एक बार देख लेते हो रिवीजन करने के लिए, बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं भी देखते हो, रिवीजन के तौर पे सिर्फ कान में ला के सुन लेते हो, यू विल बी गुड टू गो। इसी तरीके से धीरे धीरे करके हम मंथ एंड में एक पूरा कंपाइलेशन लेकर आने वाले हैं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पूरे महीने में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच हैपेंड इन द एंटायर मंथ। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उस वीडियो को देख लेते हो तो यू विल बी गुड टू गो। एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे जीके के, जो अदरवाइज शायद आप जीके पूरी तरीके से ही छोड़कर जाते। ठीक है, सो ये हमारी कोशिश है टू मेक थिंग्स इवन मोर इजियर फॉर यू। इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, अगर आप लॉ एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं प्रिपरेशन के बारे में, यू कैन हेड ऑन टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज यस अकेडमी फॉर लॉ। वहां पे आपको छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज के ऊपर गाइडेंस मिल जाएगा ऑन यूट्यूब इट सेल्फ। Okay people, so thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again very soon on the upcoming Friday. This is Vishishta signing off.